बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज की जो मेरी तकरीर है या स्पीच है वो अमेरिका एंड इज़राइल वर्सेस ईरान से जो जंग चल रहा है वो युद्ध अभी तक कहाँ तक चला और उसका क्या परिणाम रहा उसके बारे में हम लोग जानते हैं। और साथ ही साथ भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या रही है, क्यों यहाँ पर सिलेंडर की क्राइसिस हो गई है, सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, उसके बारे में हम लोग हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी रही है कि हमें हमारे यहाँ भी एनर्जी संकट करीब करीब हाँ, हाँ, आया हुआ है। और साथ ही साथ हमारे अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ सकता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो चलिए मैं मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, अमेरिका अमेरिका एंड इसराइल वर्सेस ईरान के जंग में ऐसा लगा कि अमेरिका ये जंग जीत जाएगा, क्योंकि वो सुपर पावर था, उसके पास सारे एडवांस हथियार वगैरह थे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि ईरान ने जबरदस्त उसके उसके जो उसने अटैक किया उसका जबरदस्त अभी काउंटर में जवाब दिया। ईरान ने ईरान ने क्या किया, जो सब जितने भी मिडिल ईस्ट में मुस्लिम देशों में, चाहे सऊदीया हो, कतर हो, दुबई हो, वहां पर अमेरिका के जो एयरबेस बने हुए थे उन सारे एयरबेस को नष्ट कर दिया। करीब बिलियंस डॉलर का नुकसान अमेरिका को हुआ। आप समझ लीजिए कि कतर में APS 132 अर्ली अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम लगा हुआ था, जो कि 1.1 बिलियन डॉलर का था, उसको तबाह कर दिया। वो क्या करता था, ईरान से जो भी मिसाइल्स आती थी उसको वो रडार और मतलब कि पकड़ लेता था। फिर उसके बाद इंटरसेप्टर द्वारा उस ईरान के मिसाइल वगैरह को मार दिया जाता था, लेकिन उसने नष्ट कर दिया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद F-15 अमेरिका के F-15 एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया। अभी केसी 135 उसके लड़ाकू जहाज को मार गिरा दिया। तो ईरान ने भी जबरदस्त कार्रवाई करते हुए अच्छा जवाब दिया है। और साथ ही साथ देख सकते हैं उसके अब्राहम लिंकन जहाज, जो नेवी का पानी वाला जहाज था, उस पर भी अटैक कर दिया ईरान ने ईरान ने और साथ ही साथ उसने इजराइल के जो तेल अवीव शहर पर काफ़ी ज़्यादा मिसाइल दाग दिया है। तेल अवीव जैसा आप इस समय ऐसा देखेंगे, तेल अवीव जो ऐसा हो गया है जैसे आप गाजा पट्टी में देखेंगे कि काफ़ी सारी बिल्डिंग गिर कर तहस नहस हो गई है, खंडहर में हो गई है। उसी तेल का वैसा स्ट्रक्चर तेल अवीव का यानी इजराइल का भी नजर आ रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि इजराइल जो कहता है कि हमारी एडवांस सेना, एडवांस टेक्नोलॉजी है, ऐसी बात नहीं, उस पर पूरा उसका सहयोग अमेरिका का होता है। तभी जाकर वो मिडिल ईस्ट के देशों से लड़ पाता है। ना तो ईरान ने देखिए बेसिकली क्या किया, ईरान ने उनकी चुनौतियों का बहुत ही अच्छे से मुकाबला किया है। उसका कहना यह है कि ये हमारा देश है, हमारा मुल्क है, हमारे हिसाब से पॉलिसी तय होगी, हम ये अखंड देश है। अमेरिका ने आखिर क्यों अटैक किया? और सबसे पहले अमेरिका और इजराइल ने ही अटैक किया। उसने न जब बातचीत चल रही थी तो आपने अटैक क्यों कर दिया? और साथ ही साथ हमारे स्कूल के बच्चियों पर अटैक कर दिया। तो ये जो मैं जंग लड़ रहा हूँ, ईरान का कहना है, ये मैं जंग लड़ रहा हूँ इसलिए लड़ रहा हूँ कि आपने हमारी संप्रभुता पे हमला किया, इस वजह से मैं जंग लड़ रहा हूँ। और जंग अब जंग सीज फायर करने के लिए यानी जंग रुकवाने के लिए आपके शर्तों पे अब नहीं होगी। जो आप कर रहे थे कि न्यूक्लियर का प्रोग्राम आप नहीं बनाएंगे और मिसाइल का जो रेंज है वो दूरी कम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, अब आप जंग हमारी शर्तों पर रोकेंगे। उनकी शर्त है, जो अभी नए सुप्रीम लीडर बने हैं, आयतुल्ला अली खोमनई के बेटे, क्या क्या नाम है उनका, आयतुल्ला मुस्तफा खोमनई, उन्होंने बोला है कि ये जंग जो है 3 कंडीशन पर खत्म होगी और भी हमारी शर्तों पे। उन्होंने पहला शर्त ये बताया है कि जंग खत्म करने के लिए आपको ईरान के सारे अधिकार को बहाल करने होंगे, सारे ईरान को अधिकारों को मान्यता देना होगा, सारे अधिकार जो सैंक्शन उसको हटाना होगा, उसके अधिकार को ईरान के अधिकार को मान्यता देना होगा। यानी ईरान अब न्यूक्लियर वेपन भी बनाएगा। जब इस तरीके से आप हमारे ऊपर अटैक कर रहे हो तो मैं न्यूक्लियर वेपन भी बनाऊंगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन उसने ये कहा कि जो जंग की शुरुआत आप ही ने की है, हमने सिर्फ डिफेंस में, काउंटर में जवाब दिया है, तो आप अब क्या करोगे, उसका हर्जाना दोगे, भुगतान करोगे, जो भी हमारा जान या माल की नुकसान हुआ है उसके लिए कंपनसेशन पैसे दोगे ना।
फिर तीसरा कंडीशन उसने ये बताया है कि आप अंतर्राष्ट्रीय गारंटी दो कि भविष्य में ऐसा अटैक नहीं करोगे, तब जाके ये सीज फायर जंग रुकेगी। क्योंकि इस जंग से कई सारे देशों को नुकसान हो रहा है। नुकसान ये हो रहा है कि ईरान ने क्या किया है, इस लड़ाई को कहीं ना कहीं से आर्थिक लड़ाई में तब्दील कर दिया है। एक तरीके से उसने क्या किया है, जो ईरान के पास होर्मुज स्ट्रेट है उसको चोक कर दिया है, बंद कर दिया है। क्योंकि पूरी दुनिया का 20% जो आयल है वो इसी रास्ते से होकर गुजरता है। तो अब इससे क्या हो रहा है, यूरोप के देशों को भी तेल नहीं मिल पा रहा है ना। यूरोप को देशों को, इंडोनेशिया हुआ, जापान हुआ, कोरिया हुआ, भारत हुआ, इन लोगों को तो जहाज यहाँ से पास में हॉर्मुज स्ट्रेट से नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि वहां पे उसने चोक कर दिया, वहां से किसी जहाज को जाने नहीं दे रहा है। अगर कोई भी जहाज निकल रहा है उस पर उसने वो मिसाइल से अटैक कर दे रहा है ना। सिर्फ सिर्फ छूट दिया है किसको, चाइना और रशिया के जहाज के कंटेनर को जाने की इजाजत दी है कि वो आ जा सकते हैं, क्योंकि रसिया और चीन इसका सपोर्ट करते हैं ईरान का, इसलिए उसे जाने दे रहा है। तो अब जब कई देशों का दबाव पड़ा अमेरिका पर, इजराइल पर, तो अमेरिका ने ये कहा है कि आप रशिया से तेल ले सकते हैं, रशिया से भी तेल खरीद सकते हैं, क्योंकि रशिया के तेल खरीदने के लिए इसने सभी को मना किया हुआ था। तो रशिया ने भी यूरोप को मना कर दिया कि यूरोप, अब मैं अभी आपको तेल नहीं दूंगा, तेल नहीं दूंगा। तो फिर बदले में भारत ने कभी कहा कि हम कहते हमारे हमारे हमें भी दिक्कत हो रही है, हम रशिया से तेल खरीद ले। तो जानते हैं क्या कह रहा है अमेरिका की तरफ से जवाब क्या आ रहा है, वो कह रहे हैं कि हम अलाउ करते हैं कि 30 दिन के लिए आप तेल ले सकते हैं। इस तरीके से हम अलाउ कर रहे हैं। बताइए वो कौन मालिक होते हैं हमारे देश में इंटरफेयर, हमारे देश के मामलों में हस्तक्षेप करने वाली हम फॉरेन पॉलिसी वो हमारी चला रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने ये जवाब दिया है ना। तो ये अब बल्कि आप देखिए होर्मुज स्टेट को उसने क्या किया, अमेरिका ने कहा कि मैं होर्मुज स्टेट से ईरान से खाली करवा दूंगा। वहां जो उसने ये किया है मैं उनकी मिलिट्री को बर्बाद कर दूंगा, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पा रहा है। आप देख सकते होंगे कि वहाँ की नेवी, जो अमेरिकन की नेवी है, जो बहरीन वगैरह से या कतर वगैरह से वो जाकर इनको मारने के लिए नहीं जा पा रही। क्यों नहीं जा पा रही? क्योंकि उसने होर्मुज स्ट्रेट में माइंस बता दिया, बारूद बिछा दिया है ना। उसके बाद दूसरी बात, वहां पर उसके होर्मुज स्ट्रेट में उसके पानी के पास एक मच्छर ब्रिगेड है। उसके पास क्या है, छोटे छोटे जहाज है। अगर मान लीजिए वो अपने मिसाइल से मार रहा है, अगर उसके मिसाइल को इंटरसेप्ट करके आप मार दोगे तो वो जो मच्छर ब्रिगेड है वो तुम्हें खत्म कर देगा। तो देखिए कई सारे जो अमेरिका के जहाज है वो खुद नहीं जा रहे हैं, खुद पीछे हैं, वो डर रहे हैं ना। अब होर्मुज स्ट्रेट चेक चोक करने से कई सारे देश, चाहे यूरोप वगैरह, जिस यूरोप के देश हो, चाहे चाइना वगैरह, चाइना हो, जापान हो, कोरिया हो, भारत हो, इनकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी ना। अमेरिका की भी चरमरा जाएगी, अमेरिका की भी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि हमारे 3 शर्त मारोगे तब जाके हम सीज फायर करेंगे। अब देखिए भारत की फॉरेन पॉलिसी पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए कैसी रही हमारी फॉरेन पॉलिसी। देखिए आप पिछले 1-2 सालों से मैं देख रहे होंगे कि अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जब पाकिस्तान के साथ हमने युद्ध लड़ा, तो सीज फायर का ऐलान कौन करता है? डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करते हैं। ये हमारा अपना इंटरनल मैटर है ना, हम ना सीज फायर के लिए कहेंगे। तो सबसे पहला सीज फायर के ऐलान अमेरिका की तरफ से आता है, डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं हमने सीज फायर करवा दिया, हमने युद्ध रुकवा दिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ नहीं बोलते हैं, वहां पे खामोश हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप ये देखिए, हम रसिया से कच्चा तेल जो लेते थे सस्ते में लेते थे ना, सस्ते में लेते थे, उसने मना कर दिया आप कच्चे तेल रसिया से नहीं लोगे तो हम टैरिफ लगा देंगे तुम्हें 50% ना। तो हम वहाँ पे झुक गए, कुछ नहीं बोले। और बदले में उसने क्या किया है कि अब हमारे ऊपर 18% का टैरिफ ठोक दिया है, और बदले में हम उसकी वस्तुओं पर 0% टैरिफ लेंगे। और साथ ही साथ हमने उनके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर भी खोल दिया। अब एग्रीकल्चर सेक्टर को खोलना समझ लीजिए यहाँ के किसानों के लिए बहुत ही बुरी स्थिति पैदा करने वाली बात हो गई है ना। अभी तक आज़ादी के बाद से अभी तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने एग्रीकल्चर सेक्टर खोला नहीं था। आप देखिए चावल गेहूँ वगैरह जो भी है हमारे किसान पैदा करते हैं, उनको मतलब कि हम उठाने के लिए खुद एमएसपी देते हैं, सब्सिडी देते हैं, सपोर्ट करते हैं, ताकि ताकि उनका काम चलता रहे। लेकिन जब अमेरिका के प्रोडक्ट आएंगे तो वो और सस्ते बिकेंगे, तो हमारे किसान की स्थिति क्या होगी ना। तो कहीं ना कहीं वो आत्महत्या जैसी घटनाएं न कर लेना। तो ये तो टोटल गलत न हुआ। अब उसके बाद देखिए जब ईरान के सर्वोच्च लीडर
अयतुल्ला अली ख़ामनेई की इंतकाल होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे भी ट्वीट करके कुछ नहीं कहते हैं, शोक व्यक्त नहीं करते हैं। जबकि किसी भी देश के सर्वोच्च लीडर को मारना ये तो किसी अमेरिका का ये गलत ना नीति थी कि आप किसी दूसरे देश के अंदर घुस के उसके लीडर को मार रहे हैं, असैसिनेट कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। यहाँ पर भारत को शोक व्यक्त करना था, भारत ने वहाँ भी नहीं किया। उसके बाद अमेरिका ने वहाँ के स्कूल पर अटैक कर दिया, 160 बच्चियाँ मारी गई। भारत की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आया, कोई शोक के लिए आवाज़ नहीं आया ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर के साहब की तरफ कोई ट्वीट नहीं आया। बदले में हम इजराइल के गोद में जाके बैठ चुके हैं, ईरान के गोद में इजराइल के गोद में जाके बैठ चुके हैं, अमेरिका के गोद में जाके बैठ चुके हैं। अब बदले में वो क्या कर रहा है, हमें बेइज्जत करता चल जा रहा है अमेरिका। आप ये देखिए कि अभी जो ईरान का जो एक IS देना था, और जो आया था हमारे साथ नेवी, जो उसका नेवी था हमारे साथ भारतीय नौसेना के साथ, और प्रैक्टिस करने आया था। जब वो प्रैक्टिस करके जा रहा था, हमारे बुला पे आ रहा था, हमारा मेहमान था, तो हिंद महासागर में श्रीलंका के पास उसने क्या किया, उसको मार के गिरा दिया अमेरिका के टॉर्पीडो जहाज ने। तो बदले में हम बचाने भी नहीं गए ना, और हमने कुछ ट्वीट करके भी नहीं कहा, हमने शोक भी व्यक्त नहीं किया, वहां पर भी नहीं बोला। जबकि वो हमारा मेहमान था, हमें बोलना चाहिए था ना कि नहीं ये गलत हुआ उनके साथ, ऐसा ऐसे नहीं मारना चाहिए था। जबकि हम कहते हैं कि हिंद महासागर के हम सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की बात करते हैं, हिंद महासागर के हम गार्जियन है, इस तरीके की बात करते हैं। लेकिन हमने कोई कुछ नहीं बोला, अमेरिकी दबाव में अमेरिका के आगे हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। जबकि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो निष्पक्ष फॉरेन पॉलिसी है, ट्रांसपेरेंट है। निष्पक्ष मतलब कि अगर एकदम निष्क्रिय नहीं है हमारी फॉरेन पॉलिसी, हम कुछ बोले नहीं गलत चीजों पे। मतलब कि निष्पक्ष का मतलब कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, हाँ, अनबाइज्ड नहीं होंगे, है ना। अगर जहाँ गलत होगा हम वहाँ गलत के खिलाफ बोलेंगे, आवाज उठाएंगे। हमारी शुरू से फॉरेन पॉलिसी ये रही है, लेकिन हमने वहाँ पे भी नहीं बोला। हाँ, ये इंडिया के लिए अच्छी चीज नहीं रही, और इसी चीज को देख कर डोनाल्ड ट्रंप और फायदा उठा रहा है। अब उसने ये कह दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि भारत पर हम निगाह रखेंगे, कहीं ये चाइना की तरह ये भी मजबूत ना हो जाए, जो हमें टक्कर देने लगे ना। तो एक हम भारत एक तरीके से वो भारत को कमजोर करने की बात कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ से कोई किसी ने भी नहीं बोला, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब हो, किसी ने कुछ नहीं बोला। एक शब्द तक नहीं बोला गया ना। और उसके बाद आप उसने देखिए, हमने उसका बात मानते हुए जो अपना टैरिफ रशिया से कच्चा तेल क्रूड ऑयल लेना बंद कर दिया है। और साथ ही साथ उसने हमारे पे टैरिफ कितना 18% लगा दिया, बदले में हम उसकी वस्तु पे 0% टैरिफ लगाएंगे। यानी अमेरिका के जो प्रोडक्ट आएगा हम उस पर कोई टैरिफ नहीं लेंगे, कोई 0% रहेगा। और वो हमारा जो निर्यात करके भेजेंगे अमेरिका में, वो 18% टैरिफ लगाएगा, है ना। टैरिफ लगाएगा, और किसान उसका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो हमारे भारत देश में आएगा, है ना। हम वहाँ पे भी हमारी फॉरेन पॉलिसी खराब खराब दिखती है यहाँ पर भी, कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ उसने क्या किया है, अभी 2-3 दिन पहले की घटना है, उसने अभी वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप ये 50% टैरिफ वगैरह हर देश के ऊपर लगा रहे हैं, अलग अलग किसी देश पर 30%, 40%, 50% लगा रहे हैं, ये टोटली गलत है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, मैं ये शक्तियों का जो प्रयोग कर रहा हूँ वो अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियाँ 1977 का कानून है। तो उन्होंने तो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आप एक्ट ये बता रहे हैं, जो ये आपातकालीन आर्थिक शक्तियाँ, आपातकालीन की कोई स्थिति है नहीं, इमरजेंसी की, आपने ये कैसे लगा दिया। तो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। तो बदले में अब उन्होंने एक व्यापार एक्ट लगा दिया है 1977 का, उसके साथ आप 10% टैरिफ लगा सकते हैं, उसको बढ़ाकर उसने 15% कर दिया। तो अब लेकिन ये 150 दिनों तक रहेगा, 150 दिन 150 दिनों तक रहेगा। और बदले में उसने ये किया कि भारत पर भी 300 और उसका सेक्शन 300 और 301 लगा दिया। 301 का मतलब ये हुआ कि उसने अमेरिका का कहना ये कि हम भारत की वस्तुओं पर निगाह रखेंगे, देखेंगे क्या कि वहाँ के फैक्ट्री को, इंडस्ट्री को तो भारत सरकार सब्सिडी देती है, सब्सिडी वगैरह देकर और हमारे मार्केट को, अमेरिका के मार्केट को तो बर्बाद करवाना चाहती है। हम ये निगाह रखेंगे, अगर ऐसा करती हुई पाई गई तो हम भारत पर और भी ज़्यादा शुल्क लगाएंगे, और भी ज़्यादा टैरिफ वगैरह लगाएंगे, उनके खिलाफ एक्शन करेंगे। इस तरीके की उसकी सोच है अमेरिका की, इस तरीके की दादागिरी दिखा रहे हैं अमेरिका। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आप ये देखिए, ईरान ने जो होर्मुज स्ट्रेट पर
चोक कर दिया है किसी भी सिर्फ किसी भी देश का, मतलब कि जब किसी भी देश का वहां से जहाज गुजर नहीं पा रहा है ना, किसी भी देश का जहाज वहां से गुजर नहीं पा रहा है। सिर्फ उसने छूट दिया किसको, रशिया को और चाइना का, सिर्फ रशिया और चाइना का जो क्रूड ऑयल कच्चा तेल का कार्गो जहाज है वो जा पा रहा है, भारत का भी नहीं जा पा रहा है। अब भारत में क्या हुआ है, भारत में अभी तक जो पेट्रोल जो क्रूड ऑयल था वो 70 डॉलर पर बैरल था। अब क्या हो गया है, इंटरनेशनल मार्केट में $100 पर बैरल हो गया है। अगर यही स्थिति रही तो भारत में भी पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ जाएगा। तो जब दाम बढ़ जाएगा तो उसका इम्पैक्ट देखेंगे अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा। अब कोई भी सामान अब ट्रक से लदवा कर, मान लीजिए गेहूं या चावल या मान लीजिए अंगूर वगैरह लदवा आगे लेके जा रहे हैं, तो उसमें माल ढुलाई खर्च बढ़ेगा। अब पेट्रोल डीजल मान लीजिए एक आप मान के चलिए कि 100 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है, अब कहीं 200 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा। तो अब जब ट्रक पे आप अपना वस्तु लदवाएंगे, कोई भी सामान हो, चाहे पेन हो, चाहे कॉपी है, किताब हो, चाहे गेहूं चावल भी लदा के जाएगा, तो माल ढुलाई खर्च बढ़ेगा ऑटोमेटिक। तो अर्थव्यवस्था पे हर एक चीज पे प्रभाव उसका पड़ेगा ना, है ना, इसका प्रभाव पड़ेगा। तो अब देखिए भारत के टैंकर को रोक दिया गया है, तो भारत में भी क्या होगा, तेल वगैरह महंगा होगा। अब देखिए क्या दूसरी चीज ये है कि आप अभी हमारे यहाँ 20-25 दिन का मतलब कि रिजर्व के रूप में तेल है, अभी अभी दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो फिर दिक्कत आएगी। लेकिन हमारे एक सेक्टर पर गैस एनर्जी जो गैस है जिससे हम लोग खाना बनाते हैं, एलपीजी सिलेंडर हुआ या सीएनजी वगैरह हुआ, जिससे परिवहन ट्रांसपोर्ट चलता है, देखिए उस पर देखिए दिक्कतें आ गई हैं। उसमें दिक्कतें ये आ गई हैं कि अब हमारे यहाँ देखा जा रहा है, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, इन सब जगह देखिए लोग गैस के लिए लाइन लगा रहे हैं, उसके बाद जो होटल व रेस्टोरेंट वगैरह है उन सबको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। तो भारत सरकार ने क्या किया है, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 लागू कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि हम प्राथमिक जिसका मतलब ये है कि आप इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, इसका मतलब हुआ कि आवश्यक वस्तु अधिनियम। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी वस्तु को, जैसे कि गैस है, गैस का भी देखिए क्राइसिस हो गया है, तो आप गैस की जमाखोरी नहीं करेंगे, जमाखोरी करके उसका कालाबाजारी महंगे में नहीं करेंगे, यानी आप उसको महंगे प्राइस में नहीं बेचेंगे जमाखोरी करके ना, आप जमाखोरी नहीं कर सकते हैं ना। ये उसका उसका जो मेन फोकस इस पे है, स्पेशली इसेंशियल कमोडिटी एक्ट का फोकस किस पे है, वस्तु पर है, यानी ऊर्जा हुआ, ईंधन हुआ ना, इस पे या दवा वाली जैसी चीज हुई, तो उसने ये एक्ट लागू किया। और देखिए को बहुत लोग कंफ्यूज कर जा रहे हैं, एस्मा क्या है। तो एस्मा यानी इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट 1968, ये बेसिकली इस पे सर्विस पे फोकस करता है, सेवा क्षेत्र पर। जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर हैं या आप समझ लीजिए कि रेलवे के कर्मचारी हैं या बैंक के कर्मचारी हैं, इसमें अगर ये लोग हड़ताल कर देते हैं, पता चला डॉक्टर हड़ताल के मरीज मरने लगे, या बैंक के कर्मचारी हड़ताल कर दिए तो बैंक का काम नहीं हो पाएगा। तो उसमें जब ये एस्मा लागू हो जाता है तो आपको हड़ताल रद्द करके तुरंत खत्म करके तुरंत अपने काम पे ड्यूटी पे आना होगा। अगर 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 आप ड्यूटी पे नहीं आते तो आपके सब दंडात्मक कार्रवाई होगी, आपके खिलाफ सरकार एक्शन लेगी। ये एस्मा हुआ, एस्मा कानून है। लेकिन अब इस समय लागू क्या है, ईसीए लागू है, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट। इसमें किस पे जोर दिया जा, वस्तुओं पे जोर दिया जा रहा है, उसमें किसमें, एस्मा में सेवा पर ना। ये मैंने आपको बता दिया जानकारी के लिए। तो वस्तुओं में ये है कि आप जैसे कि ईंधन की चीजें, दवाइयाँ हैं, दवा या गैस सिलेंडर वगैरह, इन सब आपको जमा करके इकट्ठा करके नहीं रखेंगे, तो उसकी कालाबाजारी नहीं करेंगे और उसका जो है उचित मूल्य पर ही बेचेंगे, हाई प्राइस में नहीं बेचेंगे। इसकी विषय वस्तु ये। तो आप ये देख रहे हैं कि भारत में सिलेंडर की शॉर्टेज होने लगी है। तो सरकार ने ये कहा कि हम प्राथमिक उपभोक्ता को पहले सिलेंडर देंगे। उसने ये कहा है कि प्राथमिक डोमेस्टिक सिलेंडर दिया जाएगा। जो आप देखेंगे रेड कलर का सिलेंडर होता है, नीले कलर का सिलेंडर होता है ना। और सिलेंडर और दूसरी बात की सिलेंडर से कोई एक ही ले सकते हैं आप, या तो एचपी का लेंगे या तो इंडेन का लेंगे, ये दोनों आपके पास नहीं हो सकता। अगर होगा तो आप सरेंडर करेंगे ना। तो और डोमेस्टिक लेवल पर दिया जा रहा है, बल्कि कमर्शियल जो सिलेंडर है, जैसे कि जो रेस्टोरेंट वाले लेके बनाते हैं, तो खाना वगैरह बनाते हैं या रेस्टोरेंट वाले होटल वाले चलाते हैं, उसको उस पे जो उनको दिया जाएगा वो 80% तक दिया जाएगा, 20% तक नहीं दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं होटल रेस्टोरेंट वगैरह बंद हो रहा है ना। हाँ, उर्वरक इंडस्ट्री है वो बंद हो रही है, क्योंकि उसको भी गैस की जरूरत होती है। हाँ, वो बंद हो रही है, जिससे क्या हो, कृषक लोगों, किसानों लोगों को घाटा होगा। वो उर्वरक का छिड़काव कैसे, जब उर्वरक नहीं बनेगा तो छिड़काव कैसे करेंगे ना।
तो अब ये हमारी फॉरेन पॉलिसी एक्चुअल में ये खराब कैसे हुई कि आखिर वाले जंग तो ठीक है एक जगह, लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी में अचानक गड़बड़ कैसे हो गई? क्यों हम जब अब चाइना का जहाज जाने दे रहा है, क्रूड ऑयल जाने दे रहा है, रसिया का जाने दे रहा है, तो हमारा ऐसा क्यों नहीं रोक रहा है? हमारी फॉरेन पॉलिसी देखिए बेसिकली ये उसने ऐसा इसलिए किया कि हम ईरान इजराइल के फेवर में चले गए हैं। बात ये है कि इजराइल के फेवर में जाने की वजह से वो हमारे जहाज को भी जाने नहीं दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं से फॉरेन पॉलिसी की हमारी फेल्योर है। हम क्यों नहीं समझ पाए कि ईरान ऐसे रोक सकता है, जबकि हम 80% तेल आयात करते हैं, अकेले 60% तेल हुर्मुज रूट से ही आता है, जबकि 90% गैस है हम इन्हीं देशों से आयात कर 90% हम आयात करते हैं, जिसमें करीब 70% गैस इन कतर वगैरह से आता है, कतर है, बहरीन है, कुवैत, इन सब देशों से आता है। और बदले में हम इसराइल के सहयोग में चले गए। और जबकि इसराइल को कोई मिडिल ईस्ट देश पसंद नहीं करता है। हम जंग से पहले इसराइल चले गए, उनके प्रधानमंत्री से मिले, तो उनके प्रधानमंत्री हमें मेडल दे दिया हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत खुश हो गए। तो ये कहीं ना कहीं से हमारे फॉरेन पॉलिसी के फेल्योर है। दूसरी बात ये कि भारत ऐसे इतना झुक क्यों रहा है, अमेरिका इतना दबा रहा है, हम बोल क्यों नहीं पा रहे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब? कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि एपस्टीन फाइल में इनका भी नाम है, क्योंकि उसने हरदीप पुरी का नाम बताया और उसने किसका बताया, मुकेश अनिल अंबानी का नाम उसने उजागर किया। हो सकता है इनका नाम भी हो, इसलिए नहीं बोल पा रहे क्या? क्योंकि आप देखेंगे या दूसरी बात, अमेरिका ने भी जंग किया। क्यों जंग किया? शायद उसका नाम बदनाम हो रहा था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम एपस्टीन फाइल में था, छोटी छोटी लड़कियों के साथ वो देखा गया। प्लस उसके बाद जो जेफरी एपस्टीन थे वो लड़कियों के साथ रेप करता था, करवाता था, और इन लड़कियों से को ये कहता था, जब गेस्ट इनके जाते थे तो बोलता था पिज्जा प्लेस करो, पिज्जा पिज्जा, मतलब ये छोटी छोटी लड़कियां उन। और दूसरी बात जानते थे पिस्टन उन लड़कियों के साथ क्या किया जाता, छोटी छोटी लड़कियों के साथ रेप किया जाता। रेप करके करके जो वो बियर की बोतल होती थी उसको वो लड़कियों को योनि में डाला जाता था ना। सोचिए कितना भद्दे तरीके से ये करते थे। और दूसरी बात, छोटे छोटे बच्चियों के साथ वो क्या करते थे, उनको तड़पा के मारते थे और उनका गोश्त खाते थे। तड़पाते क्यों थे? क्योंकि जब तड़पाने पे या डर दिखाने पर, डराने से, तड़पाने से उनको जानते क्या होता है, बच्चों से में एक हार्मोन्स निकलता है, एड्रीनोक्रोम एड्रीनोक्रोम हार्मोन्स निकलता है। उससे क्या होता है, एड्रीनोक्रोम हार्मोन बच्चों से निकलता है, तो उसको ये सब पीते थे। तो उससे पीने से ये होता है, जिसे जो माना जाता है, उससे क्या होता है कि उम्र बढ़ती है, मतलब कि उम्र बढ़ाने में मदद करती है, उम्र बढ़ाने में मदद करती है। आप हमेशा जवान दिखोगे, वो उसका मतलब एंड्रीनोक्रोम का, आप हमेशा जवान दिखोगे, उम्र बढ़ाने में मदद करती है। प्लस उसके बाद आपको वो ताकत देती है, पावर देती है, एनर्जी बना रखती है। और उसके बाद आपका सेक्स वगैरह, सेक्स की एनर्जी भी में भी काफ़ी इम्प्रूव करती है, ऐसा इसलिए। तो इनका भी नाम है डोनाल्ड ट्रम्प का। क्या कहीं प्राइम मिनिस्टर साहब आखिर डर क्यों नहीं? का एपस्टीन फाइल के लिए डर रहे हैं? क्या बात है? एकदम अमेरिका जो कह रहा है बात मानते चल रहा है, वो एक तरीके से हमें बेइज्जत करता चला जा रहा है। हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। जब ईरान में बच्चियों को मारा गया, वो क्या छोटी छोटी बच्चियों का क्या कसूर था? आपने मीनाब स्कूल पर अटैक कर दिया और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक शब्द तक नहीं बोला, है ना? ना फॉरेन मिनिस्टर ने कुछ नहीं बोला। यहाँ पे बोलना चाहिए था ना, जबकि हमारे फॉरेन पॉलिसी निष्पक्ष है ना। हम हम बेगुनाहों के साथ खड़े रहते हैं ना, हमारी फॉरेन पॉलिसी है ना, बेगुनाहों के साथ खड़े, हमें बोलना चाहिए था, कुछ नहीं बोले। प्लस उसके बाद अमेरिका हमें ये कह रहा है कि अब किससे इनसे तेल लो, इससे मत लो, हम कुछ नहीं बोल पा रहे। उसने कहा कि चाबार बंदरगाह का एक्सेस छोड़ दो ईरान से, हमने छोड़ दिया। उसने ये कहा हाँ, कि हम आपकी वस्तुओं पे हमारी वस्तुओं पर 0% टैरिफ लगाएंगे, हम मान गए एकदम। उसने हमारे ईरान के जो जहाज आइरस देना आई थी, उसने हिंद महासागर में मार दिया, हम वहाँ पे भी कुछ नहीं बोले। जबकि हम कहते हैं कि हम हिंद महासागर के गार्जियन हैं। आखिर हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी खराब क्यों हो गई? हम क्यों नहीं आवाज उठा पा रहे हैं? इसके लिए जरूर सोचना होगा हमारे देश की सरकार को और हर एक नागरिक को, कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर हमारी बेइज्जती इस तरह से क्यों कर रहा है? जबकि हम एक संप्रभु देश है, संप्रभु देश, सॉवरेन है। जैसे आप प्रियम्बल पढ़ लीजिए, उसमें क्या लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब सॉवरेन देश ना, सॉवरेन देश बनाएंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। सॉवरेन का मतलब ये होता है, संप्रभु का मतलब हमारे इंटरनल मामलों में कोई दूसरा देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये हस्तक्षेप ये कर रहे हैं, और ये जो कह रहे हैं हम उसी हिसाब से अपने पॉलिसी लेकर चल रहे हैं। तो ये फिर क्या मतलब रह गया आपका, कि ये आपका अपना देश और डिसीजन ले रहा है अमेरिका?
फिर तो कोई मतलब नहीं रह गया है ना। तो मुझे लगता है हर देश के हर एक नागरिक को इस पर गौर करना होगा, सोचना होगा कि अपने देश को आगे कैसे बढ़ाएं। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं आपसे कहूँगा मेरे इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़। और दूसरी बात ये एक चीज़ और बता दूं, जानते हैं उसने हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर जो उसने चोक किया है और वास्तव में अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है। ऐसा इसलिए जानते हैं उसने क्या कि स्ट्रेटजी देखी उसकी। उसने आज 20 सालों से उसकी तैयारी कर रहा था। उसने क्या किया, एक मच्छर ब्रिगेड बना दिया है। मच्छर ब्रिगेड आप मिसाइल से अटैक करेंगे, अगर वो आपको इंटरसेप्ट करके मार दोगे तो मच्छर ब्रिगेड आके मार देगा। प्लस उसके अंदर बारूद बिठा दिया है। प्लस उसके बाद जानते हैं वो उसने ये क्या किया है कि जितने भी जहाज है उसका जीपीएस लोकेशन जीपीएस जीपीएस जाम कर दे रहा है। जीपीएस जैमिंग की समस्या आ जा रही है। जीपीएस जैमिंग, जीपीएस स्पूफिंग। जीपीएस जैमिंग का मतलब समझ रहे हैं? जैमिंग का मतलब कि उसका जो जहाज का जीपीएस है, कार्गो जहाज का जीपीएस वो काम नहीं कर, वो बता ही नहीं पा रहा है किधर जाना है किधर नहीं जाना है। दूसरा जीपीएस स्पूफिंग, ये वो बता नकली नकली एड्रेस दे दे रहा है आपको। नकली एड्रेस आपको मान लीजिए जाना है इंडिया की तरफ, वो बता दे रहा है कि इंडिया यूरोप की तरफ है ना स्पूफिंग बोलते हैं, नकली एड्रेस दे देना। तो अब देखिए वहां पर करीब 3500 जहाज एक साथ गोल गोलाई में लगी हुई है। एक साथ उसने ऐसा जीपीएस से टेक्निक से कर दिया। ये देखिए उसने एडवांस तरीका अपनाया, एडवांस तरीका टेक्नोलॉजी का एजुकेशन का इस्तेमाल किया ना। अब दूसरी बात अमेरिका ने क्या करके कूदा था, उसने ये कहा था कि भाई ये जो यहाँ के ये जो तानाशाही की तरह सरकार चला रहे हैं, आवाम को डरा धमका के सरकार चला रहे हैं, हम रेजिम चेंज करेंगे। ऐसा नहीं है, वहाँ पे औरतों को अधिकार नहीं दिया जाता। जबकि आप देखिए 99% वहाँ की औरतें पढ़ी हैं और वहाँ की औरतों को बुर्का पहनाया जाता है। तो आप देखिए तो ये कल्चर पे थोप रहे हैं और कह रहे हैं कि वहाँ पे एजुकेशन है 99%, वहाँ पे 90% एजुकेशन है, 99% औरतें एजुकेटेड है। आप ये करें कि आपका कल्चर ठीक है, आपके लिए यहाँ लोग अधनंगे छोटे छोटे कपड़े पहन के आपका कल्चर और की तरह का आपका कल्चर छोटा छोटा कपड़ा है तो वो ठीक है, और जो कोई हिजाब बुर्का लगा है तो वो खराब कल्चर होगा। ये कौन सी बात होगी? वही सऊदिया में, सऊदी अरब, कतर, दुबई में भी तो देखिए लोग हिजाब बुर्का में रहते, तो वहाँ पे शेखों को आप नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों नहीं बोल पा रहे? कि वहां से आप तेल ले रहे हैं, वहां पे नहीं बोल रहे हैं। सिर्फ आप अपने फायदे के लिए ऐसा कह रहे हैं ना, टोटली अपने फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं। जब वहाँ की रिजिम चेंज करने की बात कर रहे हैं, आपने इतना किया, अटैक कर दिया, पूरी आवाम तो उनके साथ खड़ी हो गई, कहाँ रिजिम चेंज हुआ? सिर्फ आप मनमाना ये काम सिर्फ कर रहे हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए, प्रेस्टीजियस नाम से फाइल से अपना नाम हटवाने के लिए। और साथ ही साथ ये नहीं चाह रहे हैं कि हमारे डॉलर को कोई चुनौती देना। कोई भी ये ना पेट्रोल को डॉलर में ही बेचे, अपने करेंसी में न बेचे। आपकी तभी ना आपने लीबिया के गद्दाफी को हटवाया, उसने कह दिया कि हम गोल्डन दिनार में बेचेंगे। आपको बुरा लग गया, आपको तुमने ये सोचा कि डॉलर में क्यों नहीं बेचेगा पेट्रोल को, है ना। सद्दाम हुसैन ने ये बात कह दी थी हम अपने दिनार में बेचेंगे, आपने इसे एलिमिनेट करवा दिया, है ना। बशर अल असद को इराक से हटवा दिया, किससे? सीरिया से हटवा दिया। आपको पूरा टोटल तबाह किया, सिर्फ अपने फायदे के लिए किया है आपने, और कुछ है नहीं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।